Hello, a very good morning to all of you. So, in today's lecture, we are going to cover a new topic which is a unit in itself, that is attitude. और जो एटीट्यूड वाला पोर्शन है सिलेबस के अंदर वो बहुत ही लिमिटेड है, छोटा है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि विद इन 2 और 3 लेक्चर्स हम सारा का सारा एटीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लें। एंड अभी तक जो हमारा सिलेबस कवर हो चुका है वो हो चुका है अप टू एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम यहाँ तक कर चुके हैं। इसके बाद जो ह्यूमन वैल्यूज़ वाला एरिया है हम उसको बाद में कवर करते हैं जब भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा। अभी हम जो कवर करने वाले हैं वो एटीट्यूड को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप बैठे और एटीट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और आप स्टार्ट करना चाहते हो विद डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, तो एटीट्यूड को आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। जो बेसिक्स ऑफ एथिक्स वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने बोला था कि हाउ डू यू थिंक एंड हाउ डू यू फील प्लस योर टेंडेंसी टू रिएक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। वो एटीट्यूड की डेफिनेशन होगी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में, लेकिन और अच्छे से अगर आप एलेबोरेट करना चाहोगे तो हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो ये कहेंगे कि इट इज़ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड टुवर्ड समथिंग। ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट, पर्सन, आइडिया, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ गंगा रिवर, मैं और बोलूँ विराट कोहली, MS धोनी, तो हमारा जो एकदम से जो इमेज फॉर्म होती है हमारे माइंड में, जो हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, तो यही एटीट्यूड होता है। कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग डिसलाइक भी करेंगे, तो यही एटीट्यूड होता है, स्टेट ऑफ माइंड जो होती है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। और एग्जाम्पल ने करेला वेजिटेबल जो होता है, बीटर गॉड, कुछ लोग एकदम से करेले का जैसे ही नाम सुना कुछ लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं या फिर थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज़ अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है वही एटीट्यूड होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग भी एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हो कि चेकन और एगले, चेकन CHAIKEN, दिस इज KEN। अगर आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो तो इट इज़ KEN। अगर आप चेकन एंड एगले के हिसाब से डेफिनेशन लिखोगे तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जो कैसे एक्सप्रेस होती है जब आप एवेल्युएट करते हो किसी भी चीज़ को विथ सम डिग्री और फेवर और डिसफेवर। तो इस तरीके से एटीट्यूड को डिफाइन किया है चेकन एंड एगले ने। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि थ्योरिस्ट का या फिर फिलोसफर थिंकर का नाम मैं वहीं यूज़ करूँगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे डेफिनेशन थ्योरिस्ट की बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो वहीं पे मैं फिर थ्योरिस्ट या फिर थिंकर का नाम इंक्लूड करूँगा। इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम डैनियल गोलमैन का नाम भी यूज़ करेंगे। तो आप अगर चिकन एंड एगली का नाम एटीट्यूड की डेफिनेशन में मेंशन करते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एटीट्यूड के रिगार्डिंग, वो ये होती है कि आपको प्रायर इन्फो होना बहुत ज़रूरी होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट या फिर दैट एंटिटी। अगर आपको प्रायर इन्फो है तभी आप एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग इफ़ यू हैव, और तभी बनता है इफ़ यू हैव प्रायर इन्फो अबाउट दैट। प्रायर इन्फो इज़ द कीवर्ड हेयर। तो अगर आपके पास प्रायर इन्फो होगी तभी आप बात कर सकते हो कि आपका एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग ऐसा है या फिर वैसा है, जैसा भी है। प्रायर इन्फो इज़ नेसेसरी हेयर। तो ये था एटीट्यूड के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। वैसे तो सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, बट फिर भी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, पीसीएस एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो फिर भी आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है, सफिशिएंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड के लिए। वो ये है कि आप इसको एक्वायर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और ये चेंज भी हो सकता है, इट कैन बी चेंज्ड। फिर इसके बाद लेकिन ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, डिस्पोजिशनल होता है। चेंज तो हो सकता है बट स्टेबल होता है, इसलिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू चेंज। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, जैसा कि हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था कि इट गाइड्स बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। अब इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड के अंदर, वो होता है कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे आप एटीट्यूड किसी का चेंज कर सकते हो। बिकॉज जो सारा का सारा मेन एस्पेक्ट होता है, हम ये एथिक्स वाला पोर्शन जो कर रहे हैं, इसको जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव किसी पोस्ट पे होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते हैं, तो किस तरीके से आप वहाँ पे चीज़ों को डील करते हो, कैसे आप एटीट्यूड को चेंज करने में कोई पॉलिसी या फिर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हो, तो किस तरीके से आप लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे यही रहेगा कि वेज टू चेंज एटीट्यूड, या फिर कैसे एटीट्यूड का फॉर्म करते हो। तो इस चीज़ के अंदर हम 4 तरीके पढ़ेंगे, 4 वेज पढ़ेंगे, कैसे आप एटीट्यूड किसी का चेंज कर सकते हो या फिर फॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर है सबसे पहले पेवलोवियन कंडीशनिंग, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सबसे लास्ट में परसुएशन। तो ये 4 ही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो पेवलोवियन कंडीशनिंग होती है। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। अब इसके अंदर ये होता क्या है बेसिकली, पेवलोवियन कंडीशनिंग या फिर ये क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए, यानी कि एक चीज़ को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अदर थिंग देखा जाता है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो लिया है कि कैसे जो एक डॉग, जो एक बंदा जो केयर टेकर होता है, वो डॉग को जब फूड देता है तो फूड देने से पहले वो बेल बजाता है, और इसी प्रैक्टिस को वो कई बार रिपीट करता है, मंथ्स, कई महीनों तक इसको रिपीट करता रहता है। और जो डॉग होता है उसकी भी ऐसी आदत हो जाती है कि जैसी बेल बजती है और जैसे ही मालिक फूड उसके सामने रखता है, तो बेल बजते ही डॉग के माउथ में स्लाइवा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब स्लाइवा फॉर्म होता है बेल बजते ही, तो उसकी आदत बन चुकी है, उसका एटीट्यूड फॉर्म हो चुका है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, और इसी वजह से उसके माउथ में एकदम से स्लाइवा फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरीके से उसने बेल के साथ कनेक्ट किया फूड को, और इस तरीके से जो डॉग का एटीट्यूड था कि बेल बजते स्लाइवा आने लग गया। अब एक दिन क्या करता हो, बेल बजाता लेकिन फूड नहीं रखता, बट फिर भी स्लाइवा जनरेट होता है, स्लाइवा फॉर्म होता है डॉग के माउथ में। तो इस तरीके से 2 चीज़ों को कनेक्ट करके जब आप एटीट्यूड फॉर्मेशन करते हो तो उसी को पेवलोवियन कंडीशनिंग कहा जाता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एटीट्यूड के अंदर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आपके बहुत काम आने वाला है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम जो लेते हैं वो लेते हैं, हाँ, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए का नाम लेता हूँ या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री का, तो एकदम से ही जो इंडियन मासेस हैं उनके अंदर क्या एकदम से एटीट्यूड फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू यूएसए या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री, कि बहुत ही क्लीन होती हैं, रिच होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये एटीट्यूड एकदम से फॉर्म होता है। जैसे आप यूएसए या फिर किसी भी यूएसए की सिटी का भी नाम लोगे, न्यूयॉर्क, कुछ भी, तो इस तरीके से एटीट्यूड क्या फॉर्म हुआ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, क्लीन है, रिच है, ये सब। लेकिन इसके अपोजिट देखो, अगर आप फॉरेनर से मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी ओपनली, जब भी आप इंडिया के बारे में, इंडिया का नाम लेते हो कि इंडिया कंट्री, तो जो फॉरेनर्स का एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, उनके माइंड में एकदम से क्या आता है, पॉवर्टी, हंगर, एनवायरनमेंट बहुत ही पोल्यूटेड, करप्शन, या फिर कुछ लोगों के मन में क्या आता है कि बहुत ही स्पिरिचुअल नेशन, वो भी लिमिटेड पीपल कैन थॉट ऑफ इट। अदरवाइज जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है, बैड एटीट्यूड होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इस तरीके से हमारा परसेप्शन, हमारा एटीट्यूड क्या है उन कंट्रीज़ के बारे में, और उधर के लोगों का एटीट्यूड क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इसी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए जो हमारा जो टूरिज़्म का टैगलाइन होता है वो इनक्रेडिबल इंडिया है। वो इनक्रेडिबल इंडिया इसलिए रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ इंडिया में मिलती हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, बहुत सारी टोपोग्राफीज़ ऐसी हैं जो
सारी की सारी इंडिया में मौजूद है। डेजर्ट है, ओशन है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स, प्लेट्यूज। तो इस तरीके से जो हमने पोर्ट्रेट किया है फिर इंडिया को, इनक्रेडिबल इंडिया, हम लिंक करना चाह रहे हैं कि इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया इज़ इनक्रेडिबल। तो इस तरीके से हम एटीट्यूड फॉर्म करना चाह रहे हैं, इस तरीके से हम इंडिया को जोड़ना चाह रहे हैं विद इनक्रेडिबल। तो ये एटीट्यूड फॉर्मेशन का पार्ट है, एटीट्यूड फॉर्मेशन का प्रोसेस है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग, वो बहुत ही कॉमन है और हम लोग सब उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर है। तो एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स। अब गर्ल्स के प्रति जो हमारी सोसाइटी का, अभी तो धीरे धीरे खैर ये चेंज हो रहा है, लेकिन जो एटीट्यूड था या अभी भी है, गर्ल्स को एक बर्डन की तरीके से देखा जाता है इन सोसाइटी, एज अ बर्डन। अधिकतर जो कहावत, जो कोट्स होते हैं या फिर जो भी लोग आम भाषा में बोलते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है, अब ये क्या शो करता है? इट इज़ अ बर्डन टाइप थिंग। अब इसी एटीट्यूड को अगर आपको चेंज करना हो या फिर गवर्नमेंट को चेंज करना हो, तो क्या करती है गवर्नमेंट? उसको बर्डन को नॉट बर्डन की तरीके से प्रोजेक्ट करती। कैसे? अब जो इतनी भी स्कीम्स होती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर टैगलाइंस होती हैं, घर की लक्ष्मी होती है लड़की, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, कन्या सुकन्या समृद्धि स्कीम, या फिर जब भी लड़कियों की मैरिज के टाइम पे जब गवर्नमेंट्स कुछ भी पे करती है, डोनेट करती हैं, तो वो क्या है कि बर्डन को कम किया जा रहा है। उनको, गर्ल्स को एक बर्डन की तरीके से ना देखा जाए, उनको पराया धन की जगह लक्ष्मी की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये एटीट्यूड चेंज करने का तरीका होता है। और एग्जांपल ले, और लड़कियों को एज अ ऑब्जेक्टिफिकेशन के बजाय एक सेल्फ वर्थ क्रिएट हो विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, इस चीज़ का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश की जाती है। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जितने भी एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ होती हैं, जितने भी एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, उनके अंदर क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ही ट्रीट किया जाता है कि भाई अगर कार का शो ऑफ करना है तो उसके साथ एक गर्ल अटैच करके दिखाएंगे, या फिर कुछ भी एक मॉडल क्रिएट करेंगे, या फिर लड़कियों को फेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है, लेकिन इसको एक सेल्फ वर्थ के रूप में क्रिएट करना, एटीट्यूड चेंज करना, बड़ी बड़ी गर्ल्स को अच्छी अच्छी पोस्ट तक पहुंचाना, एटीट्यूड चेंज करना, तो यही उनके अंदर वैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन की जगह वैल्यूएशन क्रिएट करना, सेल्फ वर्थ क्रिएट करना गर्ल्स के अंदर, यही सब एटीट्यूड चेंज करने में या फिर एटीट्यूड फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो आप किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के साथ लिंक कर दोगे, घर लड़की को पराया धन की जगह लक्ष्मी की तरह से कनेक्ट कर दोगे, तो ये एटीट्यूड फॉर्मेशन का तरीका होता है, बाय लिंकिंग वन थिंग विद अनदर थिंग, ताकि एटीट्यूड चेंज हो सके। और आजकल आप बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनते हैं, और बहुत ज़्यादा एक डिवास्टेटिंग चीज़ है फॉर इंडियन कल्चर, ये पापा के परी टाइप के मीम्स बनते हैं। मतलब अगर लड़की को आप आज़ादी दे भी रहे, फ्रीडम दे रहे हो, उसके बाद आप फिर ऐसे ऐसे मीम्स बनाते हो, पापा की परी टाइप के आप कमेंट करते हो, तो ये क्या है? ये भी तो एक एटीट्यूड शो करता है सोसाइटी का। इसको भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फ्रीडम देने के बाद भी ऐसे टैगलाइन या फिर ऐसी मीम्स बनाते हो और उसको प्रमोट करते हो, और फिर यू मेक मॉकरी ऑफ दीज थिंग्स, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, और इट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल्स। तो इस चीज़ को भी आपको, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, you have to think on and analyze these types of things in society as well to change attitude। अगर आपको क्राइम रोकना है अगेंस्ट वुमेन, ऑब्जेक्टिफिकेशन रोकना है, तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी एनालाइज करनी होंगी कि किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, अगर आपको एटीट्यूड चेंज करना है। तो दिस इज़ पैवलोवियन कंडीशनिंग, कि कैसे एक चीज़ दूसरे से रिलेट होती है और कैसे फिर एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल, अगर आप, कुछ लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, अब आईएएस को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? आईएएस की जो पोस्ट है एज पावर, मनी, प्रेस्टीज, या फिर हैफ्टी सम ऑफ डाउरी, मतलब डाउरी लेने के लिए, या फिर इतना प्रेस्टीज है, पावर है, मनी है, ये सब। अगर आप सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए आईएएस बनना चाहते हो, तो ऑब्वियसली करप्शन होगा।
आप आईएएस को किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो आईएएस की पोस्ट को, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेवलोवियन कंडीशनिंग। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आईएएस इसलिए बनते हैं कि वो फॉर सोसाइटी कुछ कर सके, बिकॉज अगर सब के सब ऐसा चाहते तो हर साल यूपीएससी जो लिस्ट निकालता है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, ऑन एन एवरेज अगर आप 700 पीपल भी लो, 700 एस्पिरेंट जो सिलेक्ट होते हैं, अगर सबके अंदर ना सही 500 के अंदर भी अगर ऐसी फीलिंग हो, ऐसा एटीट्यूड हो कि आपको सोसाइटी को चेंज करना है, तो इतने साल हो गए, 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक, इतने सारे लोग अगर आप मल्टीप्लाई करो एवरी ईयर 500 इंटू 75 करोगे, तो इतने पर्सन अगर आज तक ये सब चाह रहे होते तो कब की सोसाइटी चेंज हो चुकी होती। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज आईएएस को रिलेट किया जाता है हमेशा प्रेस्टीज, पावर और मनी, और अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं ना, सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ लोग आईएएस बनते हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रीट और टू लिंक आईएएस विद दीज थिंग्स। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको अंदर से भी, अगर आप सोसाइटी के लिए रियलिटी में कुछ करना चाहते हो, सो अगर इस तरीके से आप आईएएस को रिलेट करोगे, तभी आईएएस की जो पोस्ट है वो फॉर इंडियन सोसाइटी बेनिफिशियल हो पाएगी। तो इस तरीके से आपको एटीट्यूड को समझना पड़ेगा कि कैसे पेवलोवियन कंडीशनिंग कैसे एक चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेवलोवियन कंडीशनिंग। अब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इट इज़ वेरी सिंपल, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। सिंपली रिवार्ड एंड पनिशमेंट से आप कैरेट एंड स्टिक वाला एग्जाम्पल, कि अगर कोई बुरा करता है तो उसको पनिशमेंट मिले, कोई अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड मिले। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। तीसरी आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये होता है कि सोशली इन्फ्लुएंस जब आदमी होता है, ऑब्जर्व करके अगर इन्फ्लुएंस आप हो रहे हो, व्हेन वन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, दिस इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल लो तो बहुत सिंपल है। जो लड़कियां होती हैं या फिर लड़के होते हैं, जो फैशन होता है, आप जो कॉपी करते हो एक्टर्स को, हीरोइंस को, हीरोज़ को, जो उनका जो फैशन होता है या फिर मॉडल्स को, उसको कॉपी करते हो, वो आपको परसुएड तो नहीं करते ना। परसुएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप सोशली इन्फ्लुएंस होते हो कि उसने ऐसा पहना था और वो अच्छा लग रहा था, इस वजह से आप भी उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हो। दिस इज़ सोशल इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, आजकल के बहुत सारे सॉन्ग्स में जो बहुत सारी बुलेट के ऊपर गाने होंगे या फिर अच्छी अच्छी जो लग्जरीज कार्स होंगी, उनके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, किसी ट्रेंड हो रही है किसी वीडियो सॉन्ग में, तो कोशिश क्या होती है, फिर सोशली इन्फ्लुएंस होके कुछ लोग उसी को परचेज़ करते हैं। फिर सोशल इन्फ्लुएंस होता है। मिर्ज़ापुर सीरीज़ देख ली तो उस तरीके का एटीट्यूड शो कर रहे हो, उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा है, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर मिर्ज़ापुर आप देख रहे हो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट देख रहे हो, या फिर उसको एटीट्यूड में भी आपके चेंज हो रहा है उसको देखने के बाद, तो ये बहुत ही गलत है। बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एक्वायर थिंग्स। आप एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न सीरीज़ को देखो, दैट इज़ गुड, लेकिन आप उस तरीके से फिर बिहेव भी करने लग जाओ, आपके एटीट्यूड में फॉर्मेशन ऐसा हो जाए, तो दिस इज़ नॉट राइट फॉर इंडियन सोसाइटी एंड फॉर यू एज वेल। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट होता है वो होता है परजुएशन। अब सोशल इन्फ्लुएंस और परजुएशन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस ये है, वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वहाँ पे जो आप इन्फ्लुएंस थे, वहाँ पे कोई आपको कह नहीं रहा था कि आप ऐसा करिए, वहाँ आप खुद ही इन्फ्लुएंस हो रहे थे बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स। परजुएशन में क्या होता है कि आप एक टारगेट की तरह होते हो, और जो आपको इन्फ्लुएंस करने वाला होता है, जो आपको परसुएड करने वाला होता है, वो आपको कह रहा होता है कि आप ऐसा करिए। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हु सेज व्हाट टू whom, यानी कि क्रेडिबिलिटी ऑफ परसुएडर, वो किस सब्जेक्ट पे बात करता है और किस ऑडियंस के रिस्पेक्ट में बात करता है, फिर टारगेट कौन है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन एडमिनिस्ट्रेशन, जब फॉर एग्जांपल कहीं पर रियोट्स जैसी कंडीशन हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन होती है, टर्मोइल जैसी सिचुएशन होती है और क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो क्या होता है उस सिचुएशन में, जो डीएम साहब होते हैं या फिर एसपी होता है, वो किसको बुलाता है या फिर किसको
जो मासेस को परsuade कर सके, किसी ऐसे पर्सन को बुलाया जाता है जो उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके उनको समझा सके कि व्हाट इज़ द राइट थिंग और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि who says what to whom, तो इट इज़ ऑल अबाउट who says what to whom। तो दिस इज़ इट फॉर परसुएशन। परसुएशन में क्या होता है, यहाँ के परsuade करते हैं लोगों को, बोला जाता है कि आप ऐसा करिए और ऐसा नहीं करिए। तो ये 4 तरीके थे जिसके थ्रू आप किसी का एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। परसुएशन में एक और एग्जांपल अगर ले, वो जैसे अमिताभ बच्चन फॉर सफाई अभियान जो इंडिया में चलाया हुआ है, क्लीनलीनेस जो ड्राइव है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन की वॉइस, अमिताभ बच्चन मासेस को बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, आप घर में टॉयलेट्स बनवाइए, या फिर ये सब क्या है, ये परसुएशन है। बिकॉज गवर्नमेंट नोज़ कि अमिताभ बच्चन की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, उनको बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ who, what and whom, कौन किसको क्या कह रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this is all about persuasion, and this is all about for today's lecture. In next lecture we are going to cover another important part of attitude, which is its component and structure, और उसके बाद functions of attitude. So have a nice day. Bye bye. Take care.